तो बी एल एल बी 8 सेमेस्टर, आज उसका हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, इसमें हम सारे सब्जेक्ट को समझ लेंगे कि इस बार हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में हमारे पास चॉइस है और चॉइस में हमारे पास क्या अवेलेबल है, ताकि हम आगे उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लें और उसके एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको हाथ के बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट इस बार सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो पहला सब्जेक्ट जो है हमारा बी एल एल बी 8 सेमेस्टर का, वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लॉज हैं। उस लॉ को इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की डेफिनेशन, ठीक है, उसका स्कोप, उसका इवेल्युएशन, उसका रोल, ये आएगा इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे स्टेट बॉडी और यूनियन गवर्नमेंट और एक कॉन्करेंट, 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उन तीनों लिस्टों को किस तरह से सेपरेशन किया गया है। और एग्जीक्यूटिव में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हायर ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर सके, वो भी सेपरेशन ऑफ पावर में आता है। ये दोनों चीज़ें इसमें कवर है। फिर आपका है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें डेलीगेशन के प्रॉपर रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह से पावर्स का और ड्यूटीज़ का डेलीगेशन किया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल क्या है डेलीगेशन के पीछे, डेलीगेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका जुडिशियल, पार्लियामेंट्री और प्रोसीजरल कंट्रोल क्या है। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर कुछ लैटिन मैक्सिम्स है, नमे जुडेस की सुआ कोसा, रूल अगेंस्ट बायस, ऑडी अल्ट्रेम पैट्रम, ठीक है, जहाँ पर मतलब वेयर देयर इज जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ पे उसकी रेमेडी भी होती है। तो ये ऑडी अल्ट्रम पैट्रम हो गया आपका। इस तरह से और भी लैटिन मैक्सिम है आपके। फिर है रिट, रिट विद स्पेशल रेफरेंस टू, हमारे पास 5 रिट हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। वो पांचों रिट है। अब ये पांचों रिट किस कंडीशन में एप्लीकेबल होती है वो बताएंगे हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जिस चीज़ से पब्लिक एज अ होल इफेक्टेड होती है उसमें हम जो भी फाइल करते हैं पिटीशन, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चली जाती है। फिर ऑम्बड्समैन यानी कि लोकपाल, इंडिया के अंदर लोकपाल की क्या भूमिका है, लोकायुक्त जो है स्टेट ऑफ यूपी के अंदर, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसके पास क्या राइट्स और पावर्स हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जाता है ताकि ग्रीवेंसेस को उसके पैदा होने की जगह पर ही रोक दिया जाए, उसको आगे ना बढ़ने। जैसे लेबर ट्रिब्यूनल बनाया जाता है ताकि लेबर से जुड़े हुए कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उसको वहीं पर कर्व कर दे जहाँ पर वो पैदा हो रहा है, ताकि आगे बड़ा लेवल पर वो हायर जुडिशरी तक ना पहुँच पाए। ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर है आपका लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, जिस भी तरीके से हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं, उसको लीज पे दे देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए किसी को गिफ्ट कर देते, मतलब परमानेंटली किसी को गिफ्ट कर देते हैं, किसी कुछ टाइम के लिए किसी को राइट टू यूज़ दे देते हैं, या जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट में कवर होता है। ये प्रॉपर एक एक्ट है, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रिलिमिनरी सबमिशन, जिसमें सेक्शन 1 से 4 डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आती है। जब हम किसी गाड़ी को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचते हैं तो भी उसका एक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट बनता है। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको भी अगर हम किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाना होगा और गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ पे करनी होंगी। फिर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो वो सेल का प्रोसीजर क्या रहेगा, उस सेल का एग्रीमेंट किस तरह से बनेगा। फिर मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं तो उसे मॉर्गेज कहते हैं, मतलब एज ए श्योरिटी हमने रख दिया। फॉर एग्जांपल किसी 2 लाख लिए, बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रख दी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें भी एक एग्रीमेंट तैयार होता है जो इसके अंदर बताएगा किस तरह से वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। लीजेस और टर्म्स और कंडीशन क्या रहती है। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं, लीज मतलब
कुछ टाइम के लिए राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हैं और बदले में पैसा ले रहे हैं, लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो वो एग्रीमेंट कैसे बनेगा ये इसके अंदर बताया गया। फिर एक्सचेंज, अगर हम किसी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी देकर दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब अपना राइट टू यूज उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका राइट टू यूज अपने पास ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये एक्सचेंज कहलाता है। इस एक्सचेंज को भी प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू बनाया जाता है। फिर गिफ्ट, गिफ्ट में हम किसी को भी कुछ भी चीज़ दे रहे हैं बिना किसी पैसे के, मतलब उनसे कोई मनी पैसा कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो गिफ्ट कहलाता है। परमानेंट ट्रांसफ़र होता है गिफ्ट के अंदर, टेम्पररी नहीं आता है। फिर ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम, अगर हमें कहीं से कोई रेवेन्यू जनरेट होना है, कहीं से कोई पैसा आना है, उस पैसे का सोर्स हम किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भाई मेरी जगह ये वसूल लेगा। जैसे मुझे मोहन से 10 लाख लेने थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरा भाई ले लेगा, तो मेरे भाई को मैं अगर ऑथराइज़ करा तो वो एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब उसको मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ रिकवरी करने की, तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट बनेगा। फिर इंडियन ईजमेंट एक्ट है, जिसमें ईजमेंट के थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं उनको। तो ये आपका लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट जो दूसरा पेपर रहेगा। फिर आपका तीसरा पेपर आ गया है इंटेलेक्चुअल, ये जो है तीसरा पेपर, इसमें चॉइस है, या तो आप आईपीआर ले लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, या आप ले लो राइट क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, ये लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, ये ले लो। तो मेरा सजेशन ये है कि आप लेना लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड। इसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी है। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था, तो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ठीक है, और वो जुडिशियल सेपरेशन, ये सब हमने पहले से पढ़ लिया, तो ये इसके अंदर कवर है। इसके अलावा जब हमने लेबर लॉ पढ़ा था लास्ट ईयर, तो हमने वहाँ पे मैटरनिटी एक्ट पढ़ा था, वो यहाँ पर कवर है। हमने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कर पढ़ा था, वुमेन्स को मिलना चाहिए, वो भी इसके अंदर है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ रखी है, वो हमारे लिए ईजी रहेगा, तो हमारा सब्जेक्ट ये वाला ईजी है। और जो आईपीआर है वो है आपका फिक्टिशियस एसेट, जिसमें आपके आ जाते हैं आईपीआर के अंदर ये आपका है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट हो गए, ये सब चीज़ों का किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से इन चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाया जाता है। ट्रेडमार्क किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, कॉपीराइट्स का क्या यूज़ है, कॉपीराइट्स कैसे ले सकते हैं, कॉपीराइट का वायलेशन क्या है, उसका इन्फ्रिंजमेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ये सब आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका थोड़ा सा पेपर भी डिफ़िकल्ट आता है, ये सब्जेक्ट भी थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करके लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड ही लेना। अब लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं होता तब वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, तो एशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। अगर हम कहें तो एशियंट इंडिया में वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मिडिवल इंडिया आते आते वुमेन्स की कंडीशन ख़राब हो गई। ठीक है, मिडिवल में ही सारा जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो मिडिवल पीरियड में ही हुआ, जब वुमेन्स को पीछे रखा गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको मेन सोसाइटी में पार्टिसिपेशन का कोई अधिकार नहीं था, वो सारा मिडिवल इंडिया का पीरियड है। फिर ब्रिटिश इंडिया आया तो काफ़ी रिफॉर्म्स आए, जैसे सती प्रथा बंद हो गया, ठीक है, और भी तरह के जो वुमेन्स के ऊपर वो थे, जैसे विडो री मैरिज शुरू हुआ ब्रिटिश के टाइम पर, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। तो एशियंट इंडिया वुमेन के लिए अच्छा पीरियड था, वहाँ पे वुमेन्स की काफ़ी रिस्पेक्ट थी। फिर मिडिवल इंडिया आते आते कंडीशन वर्स हो गई, ब्रिटिश इंडिया में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आए जिससे उनकी कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। फिर अगला टॉपिक है वुमेन्स राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वुमेन्स राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो वुमेन्स को कौन से अधिकार देता है, वो कौन से राइट्स देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा लॉ के थ्रू, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, उनको सबको एक जैसे ट्रीट करेंगे। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी वुमेन्स को इक्वली ट्रीटमेंट की बात की गई, यानी कि जो फंडामेंटल राइट मेंस को मिलेंगे वही सेम फंडामेंटल है उसी कंडीशंस के साथ वुमेन्स को भी मिलेंगे। फिर डीपीएसपी में भी वुमेन्स वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाने की गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979, यूएस का कन्वेंशन हुआ था, एक समिट हुआ था जिसके अंदर वुमेन्स की जो स्थिति है, डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस जो वुमेन्स के अगेंस्ट की जाती है उनको कैसे एलिमिनेट
करें, कैसे हटाएं, इस पर चर्चा हुई थी 1979 में। तो वो क्या चर्चा थी, उसके बाद क्या रेजोल्यूशन पास किया गया और उसको किस तरह से चीज़ों को ठीक किया गया, तो ये आपसे पूछ सकता है इसके अंदर। फिर आ जाइए अगले टॉपिक के ऊपर। तो यूएन मशीनरी फॉर एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन इक्वालिटी एंड वुमेन वेलफेयर, वुमेन के एडवांसमेंट के लिए और वुमेन के वेलफेयर के लिए यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या रोल प्ले किया है, क्या स्टेप्स लिए। इंटरनेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, भारत को छोड़ दें तो इंटरनेशनल लेवल पर जो वुमेन्स का स्टेटस है वो क्या है। फिर CEDAW, ये भी वुमेन्स वेलफेयर के लिए एसोसिएशन है। फिर सोशल लेजिस्लेशन फॉर वुमेन, वुमेन का सोशल लेजिस्लेशन कैसे इंप्रूव हुआ, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया, दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया भारत के अंदर, और वो एक्ट आया था 1961 में। तो इससे वुमेन्स को कितना फ़ायदा मिला, कितना इनकी स्थिति में इम्प्रूव हुआ। फिर पिनल रेमेडीज़ में वुमेन्स के लिए, जैसे डाउरी क्राइम एंड आईपीसी के अंदर डाउरी को क्राइम बोला गया, BNS में भी बोला गया, अभी BNS आ गया, इसमें भी बोला गया। तो क्रुएलिटी अगेंस्ट द मैरिड वुमेन के अगेंस्ट अगर कोई भी क्रुएलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो सेक्शन 498 आईपीसी का उसको पनिश करने की बात करता है। ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ, अगर दहेज की वजह से किसी भी वुमेन्स की मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो उसके लिए जो उसके लॉज है उनको सज़ा का प्रावधान है, कड़ी सज़ा का। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें, तो वो है आपका रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स। रेप एंड सेक्सुअल क्राइम्स के अंदर है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो निर्भया रेप के बाद जो है अमेंड किया गया। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड द वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है वुमेन्स का, उसको कैसे रोका जाता है, कैसे रोका जाए, उसके प्रोहिबिशन रिडर्सल क्या क्या हो सकते हैं, ये 2013 में आया। फिर स्त्री धन एंड मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, जो स्त्री धन है इसकी परिभाषा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, मतलब किन चीज़ों को स्त्री धन बोला गया, स्त्री धन पे केवल स्त्री का अधिकार होता है। और जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी, शादी के बाद जिस परिवार में वो आती है उसकी प्रॉपर्टी में उसका क्या राइट है, ये मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी। वुमेन्स राइट टू कंट्रोल देयर रिप्रोडक्टिविटी, वुमेन्स का एक और राइट्स है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकती है, मतलब वो अकेली डिसीजन ले सकती है कि वो बच्चा पैदा करेगी या नहीं करेगी। लॉ रिलेटिंग टू चाइल्ड, बच्चों से जुड़ा हुआ, ये भी आपने अभी जो लेबर लॉ पढ़ा था उसके अंदर पढ़ लिया था। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, फैमिली रिलेशंस एंड चाइल्ड, लीगल कंट्रोल ऑफ चाइल्ड लेबर, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड, और चाइल्ड एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग लाइबिलिटी। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको काफ़ी फेमिलियर टॉपिक्स हैं जो आपने लगभग पहले से सुन रखे। इसमें कोई ऐसी मतलब नई सी चीज़ नहीं लगी, जैसे आपका आईपीआर में जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जो है ये नई चीज़ें हैं आपके लिए, तो इसलिए ये वाला सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बाकी जो लोग आगे जाके उसमें जाना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर अलग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आईपीआर भी अच्छा सब्जेक्ट है। फिर बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो बैंकिंग लॉ वाला सब्जेक्ट है, भारत में जितने भी बैंक हैं जब उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया सब बैंकों का, तो राष्ट्रीयकरण के बाद एक लॉ आया, उस लॉ में ये बताया गया कि भारत के जो बैंक है वो काम कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, उनको किस तरह चलाया जाएगा। तो इसमें पूरी वही रूल्स बुक है जो बैंकों को चलाती। नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग का नेचर क्या है, उसको कैसे डेवलप करेंगे। रिलेशनशिप, बैंकिंग के लिए रिलेशनशिप बताई गई है, बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे बैंक्स, बैंकिंग बिजनेस, मीनिंग ऑफ कस्टमर को किस किस को इंक्लूड करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, बैंकर एज बोरोवर, जो बैंकर है उसको बोरोवर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर, बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उनके राइट एंड ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, बैंक लीन, बैंक कब लीन लगा सकता है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग सर्विसेज, ये सारा जो है बैंक और कस्टमर के रिलेशन के ऊपर हो गया। फिर लॉ रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अब कोई भी जो बैंक है जो चल रहा है, रन कर रहा है, वो एक तरह से बिजनेस रन कर रहा है, तो बिजनेस रन कर रहा है तो उसके लिए कुछ एक्ट भी बनाया होगा, उसके लिए कुछ रूल्स भी होंगे, तो उसके लिए बैंकिंग एक्ट है, जैसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 जो सबसे पहले आया, आज़ादी के तुरंत बाद ही आ गया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया 1934 जो आज़ादी से भी पहले आ गया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये, जिसे ब्रिटिश बैंक के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश बैंक ऑफ इंडिया, बाद में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1998
ये सारे एक्ट आए जो बैंकिंग के बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। फिर मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है, इसके काइंड्स क्या क्या है, क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट, नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, right and liabilities of paying and collecting banker, dishonor of the negotiable instrument including the criminal liability of drawer and protections of collecting banker। तो ये सारा जो है ये आपका बैंकिंग लॉ हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका जो पेपर नंबर 5 लास्ट पेपर है, ये भी आपका जैसे अभी प्रोफेशनल एथिक्स आपने पेपर दिया था, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये भी ऐसे ही है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आएगा। जो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा उसके लिए सेम आपको फाइल बनानी होगी, वाइवा होगा जैसे अभी आपका हो गया होगा या होने वाला होगा, और जो दूसरा 50 मार्क्स है उसके लिए आपको पेपर आएगा 3 घंटे का, जिसमें आपको वही जैसे अभी आपने पेपर अटैम्प्ट किया प्रोफेशनल एथिक्स का वैसे ही अटैम्प्ट करना होगा। तो 50 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल। अब ये जो वर्ड है आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये है कि अगर हम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करना चाहते हैं, जुडिशरी के बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो एडीआर जो है एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जो जुडिशरी के ऊपर बढ़ने वाले बोझ को कम करता है। यहाँ पर हम दो पार्टीज को पहले से ही मतलब दो पार्टी को जो है आर्बिट्रेटर के सामने बैठाकर उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ देकर कुछ लेकर, उस तरीके से। तो कंसिलेटर के इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिलेटर, जो कंसिलेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, यानी दोनों पार्टीज़ के बीच में बैलेंस बनाता है। इसमें कुछ रूल्स भी हैं, कुछ पावर्स भी हैं जो हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, वो इसमें एक्शन ले सकते हैं। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो ऐसा मैकेनिज्म है जो जुडिशरी के बर्डन को कम करने की कोशिश करता है। तो ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आपका इसमें एक सवाल कि इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है जो इस बार टफ है। देखो वैसे अगर हम 8 सेमेस्टर की बात करें तो 8 सेमेस्टर ओवरऑल आपका मॉडरेट है, मतलब ना तो बहुत इजी सेमेस्टर है ना बहुत टफ सेमेस्टर है, मॉडरेट्स है। अगर हम इसमें टफ सब्जेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है लॉ, प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट के अंदर, इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बच्चे टेक्निकली चीज़ों को समझने में कैपेबल है, यानी कि जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनके लिए लॉ, प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट भी ईजी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसलिए प्रॉब्लम होती है कि इसमें बहुत सारी ना एक ही चीज़ को करने के वेज बताए हैं। जैसे गिफ्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेल के थ्रू भी ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, मॉर्गेज, लीज, ठीक है, और रेंट एग्रीमेंट, ये सारे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट करने के तरीके हैं। लेकिन कौन सा तरीका कब अपनाया जाएगा ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे असाइनमेंट दूंगा जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब ये मैंने अपनी तरफ से आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए। अब आपकी तरफ से आपको कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, बताइए कुछ पूछना है किसी को। सर ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, आप उसमें सेकंड ऑप्शन जो होगा वो भी उसकी क्लासेस अलग से लेंगे सर? अगर आईपीआर किसी बच्चे ने लिया होगा तो उसको असाइनमेंट मिल जाएंगे आईपीआर के, और क्लास भी मिलेगी। पिछली बार भी हमने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की दोनों की क्लासेस ली थी, इंश्योरेंस की भी ली थी और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था उसकी भी ली थी। दोनों की क्लासेस अब भी लेंगे। पहले लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड करा देंगे, उसके बाद फिर आईपीआर। असाइनमेंट नोट्स दोनों के अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और किसी की कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन? बताइए मोनिका जी, क्या बात? हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर इस बार जो प्रैक्टिकल फाइल है ना वो आप स्टार्टिंग में ही शेयर कर दीजिएगा, तो थोड़ी थोड़ी करके क्रिएट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। लास्ट मंथ तो सर मेरी हो ही नहीं पाई थी रेडी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी दे दूंगा इस मतलब बार। कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट उन्होंने ज्यादा उसको वो कंसिडर किया नहीं, बस उन्होंने जितनी मेरी थी उसी को पेजेस पर टर्न किया और मार्जिन कर दी। बट वैसे मैं ना चाहती हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग से होगी तो मैं कंप्लीट कर लूंगी इसको ना। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि आपको ज़्यादा ना इसके ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल के पैसे देते हैं कॉलेज में।
जी तो सर। वो ज़्यादा आपकी फ़ाइल को गौर नहीं करते, लेकिन आपको फिर भी 40 से 50 पेज की फ़ाइल बना लेनी चाहिए। वैसे 100 पेज की फ़ाइल बनाने का प्रोसीजर है, इसमें लिखा है हमारे सब्जेक्ट के अंदर कि 100 पेज की कम से कम हमको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी, लेकिन 100 की नहीं बनाएं, 40-50 की बना लें तो चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं प्रोफेशनल एथिक्स का प्रैक्टिकल, तो एग्जामिनर आपकी फ़ाइल को सिर्फ ऐसे मतलब शफल करता है, मतलब ऐसे देखता है, बस उसमें ज़्यादा पढ़ता नहीं सर है। पेजेस टर्न और किए 60 हाँ पेजेस थे उसको, वैसे मेरे ना, 60 हाँ थे। उसको बीच में से फाड़ के और नीचे डाल देता है, सर उसके लिए कितने उसकी कोई पैसे वैल्यू नहीं है। लगेंगे जी सर। इन कम जगह से पे? कम कॉलेज के हिसाब से 15 से 2,000 रुपये, 1500 से 2,000। आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो 1500 के आसपास लगेंगे, 1200-1500। स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम है कॉलेज की तो 2,000। ओके इतने ही सर। लगभग पैसे लगते हैं सबके, और वो पैसे आपको कैश ले जाने पड़ते हैं। सर वो प्रैक्टिकल के दिन ही देना होता है? हाँ, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उसी दिन देना होगा आपको, पहले पैसे देंगे फिर प्रैक्टिकल में बैठ पाएंगे। ओके सर। फाइल भी उसी दिन आपको बना के ले जानी होती है, उसी दिन वो हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं फाइल को। फाइल तो आपने बना ली होगी ना? यस सर, वो तो कब की तैयार है सर। हाँ, पहले 5 पेज उसके प्रिंट होते हैं, बाकी सारे आपको लिखने होते हैं। इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, इंडेक्स ही चेक होता है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है?